सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है ईशान। और ईशान का गेट स्टैटिस्टिक्स में 17 रैंक था 2023 वाले एग्जाम में। और जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2023 एग्जाम में इसके 69 रैंक थे, राइट? राइट। हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ईशान। थैंक यू सो कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा नहीं था ये रैंक आ जाएगी। मेरा जैसे मैथ्स बैकग्राउंड था, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में आना, गेट में ऐसी रैंक लाना, जैम में ऐसी रैंक लाना, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो है क्योंकि गेट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास वो बच्चे थे जो आईआईटी कानपुर से एमएससी कर रहे हैं, बॉम्बे से एमएससी कर रहे हैं, और आईआईटी तिरुपति से एमएससी कर रहे हैं। और भी डिफरेंट आईआईटीज के बच्चे थे हमारे पास जो एमएससी या तो मैथ्स में किए हैं या आईआईटी से स्टैट्स में किया, पंजाब यूनिवर्सिटी कई सारे बच्चे थे। तो थोड़ा गेट क्रैश कोर्स मैंने अभी लॉन्च किया था लास्ट ईयर, तो उसमें 25 बच्चे थे अराउंड। और मतलब वो बच्चे भी सफर इतना अच्छा रैंक में इतना तुम्हारा आया, तो ये तो बड़ी बात, तुमने कितना मेहनत किया होगा ये हम समझ सकते हैं। क्योंकि यस। और ही बच्चों का रैंक है लेकिन तुमसे बेहतर नहीं है। सो वो इसलिए भी है कि शायद वो लोग कुछ कमी रह गई होगी हमारे साइड से उनके साइड से, बट ये है कि तुमने मेहनत किया है। तुम भी हालांकि हमारे स्टूडेंट ही हो। सो ये है कि हमारा भी अचीवमेंट है और आपका भी एक अचीवमेंट है कि यस। इतना अच्छा रैंक, गेट में 17 रैंक लाना स्टेटिस्टिक्स में, और जैम में 69 रैंक लाना, वो भी एक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट। तो चलो थोड़ा बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं फिर। थोड़ा अपने बारे में बताओ स्टार्टिंग से, बचपन से अभी तक कैसे, कहाँ के कहाँ रहने वाले हो, कैसे कैसे पढ़ाई हुई और अभी यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ईशान शर्मा। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली से ही हुई है। फर्स्ट टू एट्थ पीतमपुरा में एक जगह है, वहाँ पे बेनी प्रसाद जयपुरिया पब्लिक स्कूल है, वहां से हुई है। उसके बाद 9th 10th गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, सर्वोदय विद्यालय, ये शक्ति नगर में है। इसके बाद 11th 12th सिविल लाइंस में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय है, वहां से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में सत्यवती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुई है। और राइट नाउ मैं मास्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। हम्म। चलो, तुमने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बचपन से ही मतलब गवर्नमेंट स्कूल में थे? अच्छा, हालांकि बहुत अच्छा स्कूल है जिस स्कूल में नाम लिया। मैं दिल्ली में रहा हूँ चूंकि 7 साल। यस। और मैं व्यूअर्स को बता दूं पहले भी कि ईशान का ऐसा नहीं कि पहली बार इससे मैं अभी मिला हूँ जैम बैच में। एक्चुअली ईशान एक बहुत अलग बच्चा है क्योंकि हम लोग पहले मिल चुके हैं 2018-19 के दौरान दिल्ली में, जब ये 12th में था। तो मैट्रिक्स प्लस में तब मैं पढ़ाता था, और मैट्रिक्स प्लस में मैं 5-6 साल पढ़ाया लगातार। तो उसमें लास्ट बैच तुम्हारा 18-19 का है ना, 19 में ये सर, 12th आप हुआ फिर था। चले गए थे बॉम्बे। हाँ, फिर मैं 19 में आईआईटी बॉम्बे शिफ्ट कर गया था। तो वो मेरा मैट्रिक्स प्लस का लास्ट बैच था, और उसमें ईशान था, और इसके बहुत अच्छे नंबर, उस टाइम भी बहुत अच्छा किया था, मतलब ये पहले से ब्राइट स्टूडेंट है। तो उस टाइम के 12th में बहुत अच्छे नंबर लाया था। और जैसे अभी दिल्ली में 96 आए थे। 96 मैथ्स में आए थे 100 में से। तो इसमें मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैंने मैथ्स पढ़ाए थे 12th के, और 12th में 96 मार्क्स लाया ये 100 में से। तो अभी मैं 11 12 का बैच भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो वो बच्चे अगर देख रहे हैं तो तुम ये देख सकते हो कि मेरे पहले इतने अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, मतलब ऑलरेडी डाउट नहीं कर सकते मुझ पे तुम, क्योंकि इतने अच्छे बच्चे हमने पहले भी प्रोड्यूस किए हैं। तो मतलब उसमें तुम्हारी मेहनत है ही ऑब्वियसली, क्योंकि सबके, अब मैं इतने बच्चों को पढ़ाया मैट्रिक्स में, 200 400 बच्चों को मैंने 5 साल में, तो कम से कम 1000 बच्चे मान लो, या 500 प्लस 500 1000 बच्चे पढ़ाए होंगे। तो सबके तो नहीं आए, लेकिन बहुत सारे बच्चों के आए भी हैं। आपके बैच में भी मानसी थी, वो मलकागंज बैच में यस 97 भी सर। आए। हाँ, तो और बच्चे थे जिनके आए थे। तो चलो वही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ईशान को मैं 19 से जानता हूँ, 18 से जानता हूँ, ये भी मुझे 18 से जानता है। फिर अच्छा तुम ये बताओ, जब 18 में तुम 12th पास कर लिया 19 में, फिर मैं मुंबई चला गया, तुम छूट गए, फिर मुझसे वापस कैसे मेरा कांटेक्ट मिला तुम्हें? हाँ सर, तो मेरे ग्रेजुएशन के मैं थर्ड ईयर में था। तो मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स करने की सोच रहा था, तो यूट्यूब पे देख रहा था क्या क्या यूनिवर्सिटीज हैं। तो वहाँ पे आईआईटी जैम मैथ्स का पता चला था। तो फिर मुझे पता था कहीं ना कहीं आपने आईआईटी दिल्ली में मास्टर ऑफ मैथ्स किया था, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया था। तो फिर मैंने सोचा आपका कांटेक्ट नंबर ढूंढता हूँ, तो लिंक्डइन पे आपका मिला था कांटेक्ट नंबर। फिर उसके बाद आपको मैसेज किया था कि अगर आप कोई अच्छी गाइडेंस दे दो, कोई अच्छा यूनिवर्सिटी है, सॉरी अच्छा इंस्टीट्यूट है जो पढ़ा रहा है, तो इसलिए। और फिर आपको ज्वाइन किया सुप्रीम क्लासेस। हाँ, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि हम लोग, हालांकि मैथ्स बैकग्राउंड से मैं हूँ, शशि सर भी हैं, लेकिन हम लोगों का स्टैट्स में मार्केट चल पड़ा, तो हम स्टैट्स पे हमारा फोकस ज्यादा रहा उस टाइम। तो तुम भी स्टैट्स में शिफ्ट कर गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टैट्स थे मेरे पास, तो मैथ्स बहुत कम थे। तो हम लोग ज्यादा स्टैट्स पे फोकस किए, तो उसमें तुम भी, हालांकि ये बता दो लोगों को कि पिछले बार भी तुम्हारे बहुत अच्छे रैंक थे, 150 था ना अराउंड। 149।
149 रैंक आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जबकि ये जैम एग्जाम से 3-4 महीने पहले ज्वाइन किया होगा। यस। और बीएससी मैथ्स किया हुआ बच्चा जो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में 149 रैंक आता है, तो ये वो लोग सीख सकते हैं जिनका स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स है। फिर भी आप मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के फिर भी इतना अच्छा रैंक नहीं ला पाते। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ऐसा क्या इसने कर लिया कि इसके 149 रैंक आएगा, जबकि इसने पहली बार स्टैट्स पढ़ना शुरू ही किया, क्योंकि मैथ्स ऑनर्स है। तो स्टैट्स का एक कोर्स होता है बस वहां पे, कोई एक बच्चा, कोर्स। जबकि स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स वाले पूरे 3 साल यही पढ़ते हैं। तो इससे आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो किस तरह स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं कि एक मेहनत के दम पे कोई मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा पहले अटेम्प्ट में 150 रैंक लाता है, सेकंड अटेम्प्ट में 69 रैंक लाता है। हालांकि उम्मीद मुझे बहुत अच्छी थी, क्योंकि जब गेट में इतना अच्छा रैंक आया तो मुझे लगा था टॉप 10 में आएगा। लेकिन होता है कई बार लक है, या मुझे लगता है तुम्हारा गेट फर्स्ट शिफ्ट में था उसी दिन, है ना? सो पर गेट सर और एक जैम। प्रॉब्लम भी हो गई थी, जैसे कि ना सुबह तो गेट एग्जाम था, शाम को जैम का था। पर शाम को ना 2 घंटे डिले भी हो गया था, थोड़ा ना सर्वर एरर हो रहा था, तो वहां से भी प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी। एग्जैक्टली, बच्चे पैनिक कर जाते हैं, या इतना सुबह से तुम 9 से 12 गेट का एग्जाम दिए हो, फिर 2 से 5 एग्जाम था लेकिन डिले हो गया, पैनिक हो जाते हैं, फिर थक जाते हैं। थोड़ा सा इसका भी इफेक्ट रहा होगा थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी चलो, अच्छा रैंक एटलीस्ट पिछले बार से बेटर रैंक है। और पिछले बार आपको एनआईटी त्रिची मिलता, लेकिन आप नहीं लिए, तो इस बार आईआईटी कानपुर है ना एडमिशन यस। लोगे, आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स। सो यस। अच्छा ये बताओ, स्टैटिस मैथ से स्टैट स्विच करने में मतलब क्या तुम्हें कोई और लोगों ने भी गाइड किया होगा? तो ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया तुमने, क्योंकि मैथ्स ऑनर्स से हो, तुम्हारे पास ज्वाइन जब किए तो एमएससी मैथ्स के लिए ज्वाइन किए थे, अब एमएससी स्टैट्स में जा रहे हो अभी भी। अच्छा, जैसे बताया इसने कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी एमएससी स्टैटिस्टिक्स में कर रहा है, फर्स्ट ईयर इसका भी चल रहा है ना? तो कैसे स्विच करने का प्लान, कैसे मतलब डिसाइड कैसे किए कि स्टैट्स में एमएससी करना ही है? लाइक तो मुझे छोड़ सकते थे कि सर आप स्टैट्स पढ़ा रहे हो, मुझे स्टैट्स तो करना नहीं है, तो मैं जा मैथ्स की कोचिंग ढूंढ लेता हूँ। तो इस तरह से, लेकिन कैसे मतलब कन्विंस किए खुद को कि एमएससी स्टैट्स में कर लेंगे? मतलब जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो शशि सर से बात हुई थी, वो ऐसे कह रहे थे कि एमएससी मैथ्स में जैसे अपॉर्चुनिटी पीएचडी की है, पर जैसे अगर आप स्टैटिस्टिक्स में कर लोगे तो प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही 2 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं एमएससी के, तो आप डायरेक्टली प्लेसमेंट कर सकते हो। प्लस हम्म। बीएससी ऑनर्स मैथ्स में जैसे प्योर मैथमेटिक्स बहुत रहती है ना, एप्सिलॉन डेल्टा बहुत ज्यादा रहता है, तो वो ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता था मेरे लिए। तो हम्म। स्टैटिस्टिक्स में आया, अभी भी है पर थोड़ा कम है, तो अब वो मैनेज हो जाता है, ये भी है। ओके, तुम्हें लगा कि प्लेसमेंट, हाँ, क्योंकि एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम कोई बच्चा हमारा यूट्यूब से नंबर लेगा सुप्रीम क्लासेस का, या आप लिंक्डइन से कहीं से भी नंबर लो, तो जो सुप्रीम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर जो दिए गए हैं वो शशि सर का ही है, ये हमारा मैनेजमेंट का है। क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, मेरा पीएचडी चल रहा है, फिर और भी कोचिंग में इन्वॉल्व हूँ मैं, तो मैं बच्चों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ, बट हाँ टीचिंग में पूरा इन्वॉल्वमेंट है मेरा। तो ओके, हाँ शशि सर काफी अच्छा गाइड करते हैं बच्चों के ना, बच्चे काफी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि काफी उन्होंने मेहनत किया है इसके लिए। सो अब आते हैं उस पार्ट पे। तो हमारा तो हो गया शुरू से कि चलो तुमने दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपका मैथ्स ऑनर्स है, सत्यवती कॉलेज डीयू से। और फिर आपने हमारे यहाँ जैम स्टैट से कोचिंग ली, पिछले बार 150 रैंक था, इस बार 69 रैंक है। गेट स्टैटिस्टिक्स में 17 रैंक है, तो ये इनका अचीवमेंट है। अब थोड़े आते हैं प्रिपरेशन पार्ट पे, क्योंकि आपके जर्नी से बहुत लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि एक मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा इतना अच्छा रैंक कैसे लाता है, और बिना ड्रॉप किए भी इतना अच्छा रैंक था उस टाइम। तो बताओ कैसे कैसे तैयारी की तुमने, स्टार्टिंग कैसे शुरू किया? सर जैसे मैथ्स में तो मैं ठीक ही था, क्योंकि 3 साल मैथ्स किया था, पर फिर भी शशि सर की गाइडेंस थी। जैसे नोट्स भेजते थे ग्रुप पे, वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करके मोटिवेशन के लिए। उनकी क्लास ज्वाइन करो तो भी मोटिवेट कर देते थे, उनकी क्लास ज्वाइन करो तो आप फिर डबल एनर्जी से पढ़ाई करने लग जाते थे। हाँ। हाँ। इसके अलावा जैसे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के लिए जैसे सब कुछ न्यू था मेरे लिए, तो आपके जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे तो वो मैं शुरू से देखता था। और जैसे प्रसन्ना साहू बुक बड़ी हेल्पफुल है, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए, तो इजी था उसे समझना। उसकी वही थ्योरी वगैरह रीड करता था, एग्जांपल्स सॉल्व करता था, और क्वेश्चन सॉल्व करता था, जो नहीं आता था आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछता था, और बाकी हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करता था। तो ये रहा कि जो जैम स्टैटिस्टिक्स है उसमें 30% मैथ्स पोर्शन है। तो मैथ्स कोर्स हमारे यहाँ शशि सर पढ़ाते हैं, इसको मैथ्स की मैथ्स ऑनर्स का है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो था ही, प्लस शशि सर का एक हेल्प रहा। स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट इन्होंने किया प्रसन्ना साहू। प्रसन्ना साहू बहुत बेसिक बुक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एक एवरेज लेवल तक जाती है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो जैम का। सो ठीक है, प्रसन्ना साहू किए, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे लेक्चर्स एक्चुअली रेगुलरली, तुम तो बहुत सिंसियर हो, तो चूंकि तुम लेट ज्वाइन किए थे तो पुराने जो लेक्चर्स हो चुके थे क्लास वो देख रहे थे, फिर लाइव क्लास में आप डाउट पूछ रहे थे। आज आप सॉल्व किए जो डाउट है। हालांकि हाँ, ये बहुत जो स्थान है, मैं बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये उस तरह के
जिद्दी टाइप का लड़का है। जिद्दी इन द सेंस, जैसे मैं डाउट बताया, मैं बोला कि कल बताऊंगा, तो ये ऐसा लड़का कल फिर मुझे याद दिलाएगा कि सर डाउट आपने बताया नहीं, अगर मैं बोल दिया परसों बताऊं तो परसों मुझे याद दिलाएगा ही। तो ऐसा लड़का है कि पीछा कुछ मतलब क्या होता है, छोड़ देता है, अरे सर ने बताया छोड़ दिया, लेकिन ये क्या है, अगर तुम टाइम दिया तो उस टाइम फिर ये याद दिलाएगा आपको, ये बताओ, तो बताना ही पड़ता है, ये चीज है। तो ये एक अच्छी बात है। मतलब हम तो कई बार हम लोग इरिटेट हो जाते थे कि बहुत परेशान करता है, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि इससे आपका भी रिजल्ट आया और हमारा भी इसमें बेनिफिट है। बच्चे इस तरह के होने चाहिए आपको, अगर आपने पे किए हैं या एटलीस्ट हमने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपके डाउट्स क्लियर हो। तो ये तो है। तो हो गया प्रिपरेशन का, जर्नी का। ओके, अब थोड़े से आते हैं। अच्छा, बुक्स तुमने बताया प्रसन्ना साहू, उसके बाद आप कोई बुक नहीं किए प्रसन्ना साहू नहीं, के अलावा जैसे कुछ किए? मैथ्स में जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, वन वेरिएबल कैलकुलस के लिए एसके मापा फॉलो किया था। थ्योरेटिकल हम्म। पार्ट उससे फॉलो, क्योंकि ना जैसे बुक्स करना जरूरी है, एक बेसिक तैयार हो जाता है। उसके अलावा टू वेरिएबल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस के लिए थॉमस की नहीं किया था। ये सारी बुक्स शशि सर ने रिकमेंड की थी। और बाकी लीनियर एल्जेब्रा एल्जेब्रा के लिए गिलबर्ट स्टैन की एक बुक होती है, वो की थी। और बाकी असाइनमेंट जो सुप्रीम क्लासेस के मिलते हैं। और बाकी एक बार जैसे आपका बेसिक कवर हो जाए प्रसन्ना साहू से, तो वी के रॉथ की बुक एक जैम लेवल की बुक है, तो उसके शुरू के 10 चैप्टर्स आप कर सकते हैं। और बाकी एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए कैसेला एंड बर्जर फॉलो की थी। ओके, हाँ, मतलब बुक्स ही मेनली रिकमेंडरी, प्रसन्ना साहू हो गई, विक्रवत की हो गई, गुप्ता कपूर कर सकते हो आप, तो एक कैसेला बर्गर है, ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट देखते हैं। ओके, तो अब थोड़े बहुत आते हैं आगे। सो जैम, अच्छा जैम का तुम्हें पता कैसे चला कॉलेज में, जैम के नहीं, बारे जैसे यूट्यूब पे सर्च करा था, एमएससी करना चाहता था, तो पता में? चला कि आईआईटी से भी कर सकते हैं, फिर आपसे कांटेक्ट किया। हम्म। तो ये जैम का तो वहां से पता चल गया। हाँ, चूंकि मैं उस समय एमएससी आईटी दिल्ली से कर रहा था, जब तुम लोगों को पढ़ा रहा था, मैं मेरा यस एमएससी चल ही सर। रहा था, तो उस समय आप लोग आइडिया था कि अच्छा सर एमएससी कर रहे थे। ओके, हाँ, तो एक वो भी रहता है कि कैसे किए थे। ठीक है। सो अब बचा क्या कि बुक का हो गया। ये बताओ सबसे मुश्किल टॉपिक, क्योंकि तुम मैथ्स बैकग्राउंड से हो, तुमने सब कुछ स्क्रैच से सीखा है, शुरू से सीखा है, कि ऐसा नहीं कि कॉलेज में पढ़ाए थे और कोचिंग में थोड़ा उसको बस हमने क्लियर किया। यहाँ तो आपने शुरू से एकदम स्टार्ट किया। सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा लगा स्टैटिस्टिक्स में और मैथमेटिक्स में भी बता सकते हो? स्टैटिस्टिक्स मतलब मुश्किल कौन सा लगा, आसान कौन सा टॉपिक लगा तुम्हें पूरे तो सिलेबस जैसे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जैसे आगे जाते हैं तो सुप्रीमम वगैरह आ जाता है, टाइप 1 एरर में, में? हाँ, टाइप 2 जैसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसा बढ़ जाते हैं, तो मतलब वो जब कंपोजिट हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस जब कंपोजिट हो जाती है तो दिक्कत आने लगती है, सिंपल वर्सेस ठीक है। हाँ, ओके, एक तो वो हो गया हाइपोथेसिस में, ठीक है। और जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे इन जनरल जब दे दिया जाता है ना, तो हाँ हाँ मे बी एन वगैरह लेट करना होता है, तो वो हाँ, मे और एन मे और, नॉट भी आपका ट्रू हो आंसर। जैसे वहां इस तरह पे क्वेश्चन स्कोर, आते हैं कि, बोलिए सर। हाँ वही बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस में क्या है, मान लो कि क्वेश्चन आ जाता है कि एन अपॉन बी एन सपोज कन्वर्जेंट है, तो एन के बारे में क्या बोलोगे, बी एन के बारे में, इस यस। तरह के थोड़ा आ जाते हैं। ओके, तो ये सीक्वेंस सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, इधर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके। अच्छा, ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, जो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी 12th क्लास वाली, शशि सर भी यस अक्सर बोलते हैं कि बच्चे को छोड़ के आओ। तुम्हें क्या उसके बारे में भी हो, तुम्हें कैसा लगा? सर, यही व्यू है कि अगर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, एक दो सेंटेंसेस है, सेट में लिखा है, तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, ट्राई कीजिए, आपसे हो रहा है तो। और बहुत ज्यादा ही लाइंस है, मे बी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आप मे बी फोर्थ फिफ्थ लाइन रीड करेंगे तो पीछे का भूल जाएंगे, और बाकी एग्जाम प्रेशर भी आपको होगा, तो वो आपका टाइम ही वेस्ट करेगा, तो उसको छोड़ सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि होते हैं बहुत लंबे, और थोड़े आप करोगे भी तो क्या पता एनसीआर एनपीआर में कंफ्यूजन हो, हाँ, वो या हो इस तरह से सकता कई बार मल्टीप्लाई कर, लेकिन जो बच्चे कॉन्फिडेंट है वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप बाद में करना एंड में। अगर हाँ, जैसे अब इवेंट वाले, इंडिपेंडेंट इवेंट वाले टॉपिक है, ये सब किया जा सकता है, है। ये यस। दो लाइन जो होते हैं, तो ये सब ट्राई कर सकते हो। थ्योरेटिकल है जैसे बेस थ्योरम वाले हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये मेन क्या है कि जो काउंटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वहां दिक्कत होती है, अब काउंटिंग ज्यादा हम्म। कम कर दो तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। ओके। अच्छा, जो एस्पिरेंट अभी जैम शुरू कर रहा है, अच्छा तुम बताओ, जैसे तुम्हें अगर कोई मुझे जैम की तैयारी करे, तुमने बिल्कुल शुरू जीरो से शुरू किया जैम स्टैट्स की तैयारी, क्योंकि तुम ढूंढ तो जैम मैथ्स के रहे थे, तो कोई बच्चा शुरू कर रहा है तो कितना टाइम उसको लगेगा एक जैम का सिलेबस कवर करने में, जैम के लेवल पे आने में, जैसे तुमने किया? जैसे जो मैंने बुक्स रिकमेंड की हैं, वो करेगा तो 6 मंथ्स लगेंगे उसे बेसिक्स करने में। और बाकी हम्म। लेटर ऑन आके जैसे वो सुप्रीमम क्लासेस ज्वाइन कर सकता है मॉक टेस्ट के लिए, तो हाँ एक एग्जाम इन्वायरमेंट के लिए वो तैयार हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट वो करना सीख जाएगा उसमें। हाँ,
तो हालांकि वही है हमारे यहाँ, जैसे पूरे कोर्स भी हम लोग कराते हैं। अगर आपको कोर्स ऑलरेडी लगता है आप खुद कर सकते हो, तो बाद में हम क्रैश कोर्स चलाते हैं, फिर टेस्ट सीरीज आता है, प्रीवियस ईयर होते हैं, मिशन 50, डिफरेंट बैचेज आते हैं, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड में टेस्ट सीरीज भी हमारा चलता है, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस, आप खुद भी तैयारी कर सकते हो, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज हम लोग पूरा कोर्स भी पढ़ाते हैं, जिन लोगों को जरूरत है आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ओके, एक तो हो गया कि मतलब बुक्स हैं उसको तो तैयारी करो, 6 महीने लगेंगे। कितने घंटे तुम डेली पढ़ाई करते हो? सर मैं कोशिश करता था कि 7 to 8 आवर्स करूँ, और कभी कभी बहुत अच्छा लग रहा है तो एक्सीड हो जाता था 12 आवर्स तक, यही रहता था। हाँ, मतलब 7 to 8 आवर्स डेली। तो कॉलेज तुम्हारा शुरू में था, बाद में तो कॉलेज खत्म हो बाद गया में था। हम्म। मई में खत्म हो गया था थर्ड ईयर। उसके बाद थर्ड मई ईयर। से लेकर के फरवरी तक तो जैम ही किया, गेट किया। तो इस बीच में कितना घंटे पढ़ते थे जब कॉलेज के बाद, जब खाली टाइम जो हो गया? हम्म। हाँ तब क्योंकि कॉलेज टीचर टाइम ज्यादा दे पा रहा था तो 10 to 12 आवर्स कर दिया था, क्योंकि सुबह हम्म। जाना भी नहीं होता था ना, तो रात देर रात तक पढ़ सकते। तो ठीक है, तो जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो कई बार ऐसे सोचते हैं क्या मैं स्टैट्स वालों से compete कर पाऊंगा। स्टैट्स में भी रिपीटर बच्चे भी होते हैं, जो पहले भी बीएससी 3 साल स्टैट्स पढ़े हैं, 1 साल जैम करे हैं, मतलब थर्ड ईयर में जैम दिया नहीं हुआ, तो 1 साल ड्रॉप लेते हैं फिर भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए उन लोग इससे इंसान से सीख सकते हैं कि एक बच्चा जो कभी स्टैट्स नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम में भी अच्छा नंबर लाता है, सेकेंड टाइम में भी अच्छा नंबर लाया है, मतलब अच्छा रैंक आया है, तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, पूरी मेहनत करो जितना आप कर सकते हो, तो आप उनसे बेटर कर सकते हो जिनसे आपको डर लग रहा है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, हर बच्चा अपने आप में जो तुम डिसाइड करो कर सकते हो, उसके लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट है वो करने हैं, जैसे कि ईशान ने किया। तो ओके, अब क्वेश्चन ये है कि अभी तुम आईआईटी कानपुर में जाओगे, तुम्हारा क्या जॉब लेने का प्लान है? ये सर शुरू में मैंने यही सोचा है कि प्लेसमेंट ले लूं, थोड़े पैसे जमा कर लूं, उसके बाद पीएचडी का भी प्लान है बाद में जाकर। सोच सकते हैं, हाँ ऐसे बहुत लोग करते हैं, पहले कुछ पैसे जमा कर लो फिर। हाँ, अब वो हेल्प भी करता है एक्चुअली, पैसा प्लस एक्सपीरियंस। जैसे तुम जॉब करोगे तो पैसे भी कमा रहे हो, साथ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी आ रहा है, वहाँ यस। को जो सीखो पीएचडी में हेल्प करता है। जैसे मुझे भी, मैं बीच में बहुत स्ट्रगल किया, तो अब वो मुझे काफी हेल्प कर रहा है। तो इस यस, तरह से कोई, आपकी बड़ी जल्दी पीएचडी हो गई है ना इस वजह से। हाँ इसीलिए, क्योंकि वो बीच का जो स्ट्रगल है मेरा, कि मैं बॉम्बे गया फिर बीच में बहुत सारे जॉब्स किए, तो वो सब जो एक्सपीरियंसेस हैं बीच के, वो हेल्प करता है। तो यस। मेरा बहुत पीएचडी खत्म होने वाला है अराउंड 3 साल के अंदर, तो ऐसा है। तो हेल्प करते हैं लाइफ में, अगर आप थोड़ा स्ट्रगल करते हो, एफर्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हेल्प जरूर करेगा। तो अब क्वेश्चन ये है, तो हो गया। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कितनी बार सॉल्व किए थे? जैसे बच्चे रिकमेंड करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, तो अगर बोले पूरे साल में कितनी बार तुमने पूरे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए? जैसे मैंने 1.5 ईयर प्रिपरेशन किया तो 4 to 5 टाइम्स तो एटलीस्ट मैंने किया ही था, क्योंकि हम्म। एक जैम लेवल का क्वेश्चन तो वहीं से मिल सकता है, आप चाहे जितनी मर्जी बुक कर लीजिए। तो प्रीवियस ईयर बहुत रिकमेंडेड है अगर जैम क्लियर करना है। हाँ, मतलब सिलेबस करो, फिर प्रीवियस ईयर करो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ, चेक करो कितनी तैयारी हुई है, तो वो बहुत जरूरी है। ओके, सो ये तो हो गया तुम्हारा टॉपिक्स के बारे में। अच्छा, सुप्रीम क्लासेस का क्या रोल, तुम्हें क्या लगता है तुम बिना कोचिंग के इतना अच्छा रैंक ला सकते थे? ऐसा क्या लगता है? सर जैसे कोचिंग नहीं होती तो कंसिस्टेंसी नहीं आती। जैसे बीच में हाँ, प्रोसेस में। हाँ जैसे बीच में ऐसा टाइम था, जैसे मई जून की बात है, पेपर की तैयारी कर रहा था थर्ड ईयर की, तो उन्हीं पेपर में हम्म। ज्यादा इन्वॉल्व था, तो जैसे आप लोगों से दूर हो गया था, तो वो कंसिस्टेंसी हम्म। भी चली गई थी। फिर वापस ज्वाइन किया तो शशि सर का मोटिवेशन, और आपका तो हम्म। इंस्पिरेशनल लाइफ है तो उससे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो कंसिस्टेंसी पे वापस आए और अच्छी रैंक लाए लास्ट। हाँ, क्योंकि दिल्ली में जब तुम मिले तो उस टाइम मैं स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मैं जब ड्यू में फर्स्ट ईयर में था तब भी मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, और एंड यस। में। तो इस तरह से है, मतलब स्ट्रगल सबकी लाइफ में किसी न किसी वे में है, तो फेस तो करना है सबको। तो अगर आप यस। फेस करते हैं, फिर अगर बिना डरे फेस करते हैं, तो आप अच्छा, ऐसा मुझे लाइफ में काफी अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ हर तरीके से, फाइनेंशियल हो, एकेडमिक्स हो, इस तरीके से। हाँ ये है, जैसे आईटी में जाओगे थोड़ा उसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है, आईटी में जाके एक अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं नहीं, मतलब हम, मतलब बहुत आम नहीं है, मतलब हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक पहुंचे तो आगे भी कर सकते हैं, इस तरह से है। मतलब हार के बावजूद तुम्हारे अंदर वो एक हिम्मत रहेगा, तुम फिर कोशिश करोगे कुछ बेटर करने का, हार के बैठोगे नहीं, ये है। तो जैसे वहाँ इजीली कुछ मिलता भी नहीं है, तो और बाकी आप वहां पे मान लीजिए एमएससी कर लेते हैं तो बहुत टॉप पे पहुंच जाते हैं, तो बाकी चीजें आसान लगने लगती हैं आपको।
हाँ ये भी है, वहां जाओगे तो वहाँ प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, एग्जाम तैयारी जितना तुम्हें मुश्किल लगा भी जाओगे तो वहाँ और हाँ। प्रोसेस डिफिकल्ट। तो उस Yes. प्रोसेस में तुम्हें एक बहुत बेहतर इंसान बना देगा जब तुम रोज स्ट्रगल फेस करोगे। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है आईआईटी में, इन सेंस कि तुम्हें लगेगा तुम फेल हो जाओगे, इवन टॉपर्स को लगता है फेल हो जाएगा वो इनिशियल फर्स्ट एक दो सेमेस्टर, फिर वो समझ आ जाता है सिस्टम, क्योंकि कॉलेज में तुम लोग 80-90% लाते हो, वहाँ 10 में से तुम्हारे 2 नंबर आएंगे टेस्ट में, क्योंकि वहाँ Yes. टेस्ट वैसा है। तो वहां जाके फिर लगता है अरे हम तो इतने अच्छे बच्चे थे अब, और वहां जो जिसके साथ तुम compete कर रहे हो वो सब तुम्हारे बराबर के, तुमसे बेटर ही हैं, ये तुमसे कम, मतलब तुम उन्हीं में से हो, अच्छे अच्छे बच्चों में से एक हो। तो वहां फिर से रैंकिंग होती है। अब जो बच्चा तुम अपने कॉलेज के टॉपर थे, लेकिन वहां ऑलमोस्ट हर बच्चा कहीं ना कहीं का टॉपर है, फिर Topper. उनमें फिर लेवलिंग हो जाती है। हाँ तो उनमें लेवलिंग हो जाती है फिर, कि वहां कोई अच्छा कर रहा है तुम एवरेज हो, इस तरीके से हो जाता है। तो तुम भी अच्छा हो सकते हो, कोई ना कोई तो अच्छा हो सकता है, उनमें ही लेवलिंग होती है, ये चीज है। तो वो डिपेंड करता है वहां कौन कितना अफोर्ड करता है, या पहले से कितना उसके अंदर एक स्किल्स या नॉलेज है, वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। ओके ठीक है, तो आईआईटी कानपुर का प्लान तो हो गया। बाकी सेल्फ स्टडी तुमने बहुत किया है, कोचिंग हमारे यहाँ सुप्रीम क्लासेस में थे, टेस्ट सीरीज भी हमने दिया ही था। तो एक साल तो लगभग तुमने पूरा कवर किया ही है, एक साल का जर्नी है Yes. ना, 1.5 साल की तैयारी थी, तो पूरा 1.5 साल हमारे साथ ही लगभग रहे। सो अब बचा क्या, सिलेबस हो गया, कोचिंग हो गया, टिप्स बताओ नेक्स्ट बैच वाले जो बच्चे हैं, अब थोड़ा खत्म ही करते हैं क्योंकि मेरी 7 बजे क्लास भी है। तो Yes. जो अब नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तुम क्या कहोगे कि कैसे वो करे, अच्छे रैंक कैसे जैसे ला सकते हैं उसके जैसे। अगर वो अभी से शुरू करते हैं तो उनके पास टाइम है कि वो बुक्स कर सकते हैं बेसिक आइडिया लेने के लिए हर टॉपिक का, उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी अगर वो सुप्रीमम क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उन्हें असाइनमेंट भी मिलेगा जो कि DU BHU के ही पेपर होते हैं, तो उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही होते हैं, तो आप उसके यूज टू होंगे। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितनी बार कर सके करें, गेट के भी जितनी बार कर सकते हैं, जो भी है जैसे ISS वगैरह जो भी है आप उतनी बार करें। और बाकी हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, आपको प्रोसेस एक अच्छा फॉलो करना पड़ेगा अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए, यही है। अच्छा मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा, क्योंकि तुम गेट में तुम्हारे 17 रैंक गेट स्टैटिस्टिक्स में, अब यस। गेट स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे बच्चे देखते हैं, तो वो अब उनको कि वो सीख सकते हैं बहुत कुछ तुमसे, तो मैं पूछा गेट स्टैटिस्टिक्स में तुम्हारे इतने अच्छे रैंक कैसे आए, तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे क्या रहा, कैसे, मतलब क्योंकि स्टैट्स वाले बच्चे जो हमारे यहाँ थे ऑलरेडी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, नाम नहीं लूंगा छोड़ो, जैसे बच्चे हैं हमारे यहाँ जो ऑलरेडी अभी कानपुर में है, पिछले साल जैम के स्टूडेंट थे, इस बार कानपुर में है, इस बार बॉम्बे में है, पंजाब यूनिवर्सिटी में है, तिरुपति में हमारे बच्चे ही हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ बच्चों के इतने अच्छे रैंक नहीं है, रैंक आए 30s में है, वो 20s में है, 30s में रैंक है उनके। सो ये चीज है। तो बताओ कैसे, मतलब जो गेट स्टैटिस्टिक्स एस्पिरेंट देख रहे हैं तो वो सोच रहे तुम 17 रैंक लाए, कैसे आया मतलब। वैसे जो गेट का सिलेबस होता है वो 60-70% जैम का ही होता है, और बाकी जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है। तो जैसे मैं जैम की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसके यूज टू था, और सिलेबस भी कॉमन ही होता है, तो मेरे को मॉक टेस्ट जैम का दे दे के एक हैबिट पड़ गई थी। और अब गेट और जैम का लेवल ऑलमोस्ट सेम सा ही कर रहे हैं। तो मैं सुबह वो एग्जाम दिया, फ्रेश भी था, और मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि जैम का पेपर देने बहुत लोग गए तो गेट में कम लोग अपीयर भी हुए, तो उस वजह से, ये सब फैक्टर की वजह से ही 70 रैंक आ। नहीं फिर भी मैं डेटा बता दूं, पिछले साल 1436 स्टूडेंट गेट का एग्जाम दिए थे, इस बार 1429 दिए थे, 7 बच्चे कम बस। मतलब वो तुमने सही कहा, क्योंकि अगर जैम हर साल डाटा बढ़ता है, तो थोड़ा घट गया, जैसे क्या होता है पिछले बार 1436 थे, तो इस बार 1500-1600 होते, लेकिन वो यस। 1400 से कम हो गया, क्योंकि जैम वाले नहीं अपीयर हो पाए बिकॉज ऑफ सेम डे एग्जाम था, और वो सेंटर का भी थोड़ा डिफरेंस था, तो इसलिए कम बच्चे गए, ये भी सही बात है। तो हाँ मेनली ऐसा मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प ये भी हुआ, क्योंकि हमने जैम के प्रीवियस ईयर सारे डिस्कस किए थे क्लास में, यस। और जब गेट का क्रैश कोर्स ले रहा था तो सारे वीडियोस में जैम बैच में और सेंड करता वीडियोस था। दे दिए थे, हाँ। हाँ तो गेट 2005 से 2022 तक के सारे पेपर हमने सॉल्व किए थे, स्पेशली जो जैम सिलेबस का था, तो वो हमने बच्चों के साथ शेयर किया, मैंने बच्चों को कहा था गेट के सारे पेपर करो जो जैम सिलेबस का है, गेट के क्वेश्चंस और जैम के क्वेश्चन सारे करो, तो बाकी और भी एग्जाम्स के आप कर सकते हो, मतलब मेनली मैंने दो खुद ही क्लास में कराए थे, 2005 से 22 तक के जैम के सारे क्वेश्चन, और 5 से 22 तक के गेट स्टैट्स के सारे क्वेश्चन क्लास में कराए थे, वो मैंने बच्चों से शेयर किए, तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा एक, है ना, समझने के लिए, क्योंकि यस। प्रीवियस पेपर ऑलमोस्ट वैसे ही है। और बाकी तुम्हारा मेहनत है ही, क्योंकि शेयर तो मैंने सबके साथ भी किया था, वो चीज़ है, तो वो है। सो ठीक है ईशान, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतना अच्छा कर रहे हो, आगे भी बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू सर। और ठीक है, बाकी और भी कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो, हम एंड पे आ गए हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी सर।
और बाकी अगर कोई जैम स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम आगे देना चाहता है वो सुप्रीमम क्लासेस ज्वाइन करे। अब जैसे इनका रिजल्ट देख ही सकते हैं कि 100 में से 80 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, तो जो इनका रिजल्ट है वो बोल रहा है अपने आप में। तो यही कहूंगा कि आप ज्वाइन करें, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी इस रैंक लाने में। नहीं नहीं ठीक है ईशान, थैंक यू सो मच प्रमोशन के लिए। चलो थैंक यू। नहीं सच्चाई भी है कि हमारे बहुत अच्छे बच्चे, एक बार तुम भी उनमें से हो, और बहुत सारे बच्चे अच्छे रैंक लाए हैं। सो ये है कि बच्चों का मेहनत भी है और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हमारा पर्पस यही था कि जैम ज्यादा बच्चा करे और अच्छे बच्चे पहुंचे यस। जो मेहनती बच्चे हैं, तो हमने गाइड देना शुरू किया। ठीक है ईशान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द थैंक बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू, बाय। ओके बाय।